रिजत पसंदी है वो एक जमूद का नाम, तरक्की पसंदी जो है वो एक बहता दरिया है। एक तो शख्सियत होती है ना तरक्की पसंदी, एक होते रिजती निजाम, बदकिस्मती है जो आज से 50-60 साल पहले हालत थी वो भी आज भी है। कभी आपने ये सोचा कि उस जमाने में कितने लोग मरे ये ताजमहल बनाने में? तरक्की पसंद लोग, आजकल के लोग जो है हमारी नई जनरेशन से उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। तसलसल खूबसूरत है, रवानी खूबसूरत है, गुजरते वक्त की सारी कहानी खूबसूरत। आंखों से देखिए, कानों से सुनिए, अक्लो दिल से सोचिए और समझिए। माय लंदन स्टूडियो से यूसुफ अब्राहम का आदाब, और मेरे साथ है मेरे दोस्त और रफीक राउडी फारूकी। सबसे पहले तो इस पूरी सीरीज को सराहने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि इस सीरीज को वाइंड अप करते हुए हम इन दोनों माइंडसेट यानी कि रिजत पसंदी और तरक्की पसंदी का एक मुवाजना करेंगे। तो उस ज़िम्न में यूसुफ, तुम सबसे पहली बात यह है कि डिफाइन कैसे करेंगे कि तरक्की पसंदी और रिजत पसंदी के बीच में डेफिनेशन क्या है? देखिए, जो रिजत पसंदी है वो एक जमूद का नाम, जमूद एक ठहराव का नाम। मतलब कुछ किसी जमूद ऐसा कि कोई चीज रुक जाए, जैसे पहले भी बताया मैंने कि जो चीज रुक जाती है वो सड़ जाती है, पानी रुक जाता है, बहना छोड़ दे तो वो सड़ जाता है। इसी तरह कोई भी चीज हर मसले के हल के लिए माजी की तरफ देखे और माजी में अपना हल तलाश करे। बानिस्बत ये कि माजी को मशाल राह बनाने के लिए, माजी को रोशनी समझने के लिए कि उसकी रोशनी लेकर मुस्तकबिल का रास्ता साफ करें, वो माजी में ही फंस जाता। इल्म को भी वहीं देख, सवाल पे पाबंदी लगा। तो रिजत पसंदी इंसान के दिमाग को एक खास किस्म की कैफियत में मुब्तला कर देती, जिसमें वो रुक जाता है। वो किसी भी किस्म की तब्दीली को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। वो तब्दीली का, किसी भी किस्म के बदलाव का वो किसी तरह से भी रवादार नहीं होता और उसको किसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता, कबूल नहीं करता। और उसके बाद तरक्की पसंदी है, तरक्की पसंदी जो है वो एक बहता दरिया है। तरक्की पसंदी एक ऐसी खुशबू है जो माजी से रोशनी जरूर लेती है मगर मुस्तकबिल के लिए अपना रास्ता तलाश करती है। वो नए इल्म और तहकीक पर जोर देती है। वो ये जोर देती है कि जो आज का वक्त है, जो आज हमारा वक्त है, उसके साथ हम कितने हम आहंग हैं। टेक्नोलॉजी को वो अप्रिशिएट करती है। वो इंसानी जो हमारी जो तासुब है, जबान का तासुब है, वो इन सब से इनकार करती है। वो इंसानियत का हल ढूंढने की कोशिश करती है। वो तरक्की तो मतलब देखो, जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है वो तो मेरे ख्याल से सभी यूज करते हैं आज के दौर में, तो सब टेक्नोलॉजी रेडीली अवेलेबल है। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ और जहाँ मैं ये जो बात पूछना भी चाहूंगा वो ये कि एक पॉइंट ऑफ व्यू की बात है कि जब कोई बहरान या क्राइसिस की सिचुएशन आती है, इंसान की असलियत या एक माशरे की असलियत अब सामने आती है कि वो कितना स्टेबल माशरा है या कितना नहीं स्टेबल माशरा है, ठीक है ना, या कितना केओटिक माशरा है। तो इस सूरत में यानी कि क्राइसिस या बहरान की सूरत में इन दोनों का जो रिएक्शन होता है, रिजत पसंदी का और तरक्की पसंदी के माइंडसेट का, वो तुम कैसे डिस्क्राइब करो? जो रिएक्शन हमारे यहाँ होता है उसका हल हमेशा वो माजी में तलाश कर। इत्तेफाक की बात ये कि उन्हीं नजरियात, उन्हीं फिलॉसफीज, उन्हीं तहकीक को वो लेते हैं कि जो माजी में हो चुकी है और कोई नई तहकीक को वो कबूल नहीं करते, तो बहरान से निकल नहीं पाते, तो बहरान में फंस जाते हैं, एक ट्रैप में आ जाते हैं। उस ट्रैप से निकलने तो यानी कि जो रिसर्च मान लो कि उनके असलाफ के जमाने में हुई होती है वो उसी को समझते हैं कि दैट्स अकले कुल कह लो। हाँ, अकले कुल उसको मान भी लेते हैं, फिर उसको क्योंकि वो अपनी रिवायत का हिस्सा बना लेते हैं और वो एक खास किस्म के शशोपंच में गिरफ्तार हो जाते हैं और ऐसे कुफल में गिरफ्तार हो जाते हैं जिसकी अबजद उन्हें मालूम नहीं होता कि उसको खोलें कैसे। तो इसलिए कोई बहरान, क्योंकि वो कुफल जिसने बनाया होता है वो तो गुजर चुका है, और ये खुफल में फंसे रहते हैं कि भाई इससे बाहर नहीं निकलना, बाहर निकलेंगे तो रिवायत टूट जाएगी, हमारी जो सकाफत है वो बिखर जाएगी, हमें उसको भी इंटैक्ट रखना है और हमें अपने अकायद को भी इंटैक्ट रखना है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम बहरान का तलाश वहीं करें। नई साइंस तो सही चीज नहीं, क्योंकि जाहिर बात है नई टेक्नोलॉजी तो मानते नहीं। तो बेसिकली उनका जो आइडियोलॉजी कहती है वो ये कि आपने अगर कोई बहरान है उसका हल निकालना है तो भी अपनी जो आपका जो पास्ट है या आपका जो अकीदा है या आपका जो सो कॉल्ड सखावती विरसा है
उसको इंटैक्ट रखते हुए निकालना है, मतलब उसमें तब्दीली नहीं आनी चाहिए। सैलाब आते हैं हमारे सब बैठ जाते हैं लेकर, ये वजीफे पढ़ लो सैलाब रुक जाएगा या कोई जंतर मंतर दे देते हैं, हाँ। ये पढ़ते रहे आप, हाँ। फला वो तस्बीह उठा लें या दाने उठा लें, माला उठा लें, उसको जपते रहे आप बैठ के, और जपते रहे पूरे दिन, जपते रहे बैठ के, वो कुछ नहीं होगा उसका। हाँ, लोग बेचारे मर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक उनको जाती यकीन तो हो जाता है, मगर वो जाती यकीन माजी का हिस्सा है ना। वो आज आप अगर कोई वो तरक्की पसंद हो तो वो बुरहान को कैसे हाँ, हैंडल करेगा? लेकिन एक इसमें एक सवाल ये भी होता है कि जैसे एक कंफ्यूजन की बात भी तो है ना यहाँ पे, कि देखो आज के दौर में चाहे आप कितने ज्यादा ही रिजत पसंद हो, आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना कि जो साइंस है, मेडिकल साइंस है फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मान लो, और या कोई और टेक्नोलॉजी है, उसके एग्जिस्टेंस से तो आप नहीं इनकार कर सकते, चाहे जितने मर्जी और रिजत पसंद हो। सही बात। तो फिर ये एक तरह की कंफ्यूजन नहीं है कि भाई आपने उस टेक्नोलॉजी को भी एक्सेप्ट करना है या उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन उन अकायद को भी नहीं छोड़ना है। हाँ, क्योंकि वहाँ अथॉरिटी चैलेंज नहीं हो रही ना आपकी, जहाँ अथॉरिटी चैलेंज हो रही है आपकी, पावर के लिए अथॉरिटी चैलेंज हो रही है, जहाँ अभी दिखाएंगे भाई बुरहान कल सिर्फ एक जात एक कुल या एक मलूकियत वाले जो बादशाह बैठे हैं या कोई इमाम बैठे हैं, उनके ऊपर, हाँ, या उनके ऊपर इमाम बैठे हुए हैं या कोई पंडित है, वही लोग लेके आएंगे इसका इलाज। नहीं भाई, इसका इलाज साइंस में है दिया। तो फिर यानी कि फिर हम अगर वहां पे आ जाएंगे, अगर यही सिचुएशन एक तरक्की पसंदी के माइंडसेट को सामने आए, तो वो कैसे डील करेंगे? वो तरक्की पसंदी इन चीजों को अपनी तहकीक के जरिए पहले से देखेगा, वो पहले से इंतजाम रखेगा कि कल को हम इस बहरान में आएंगे तो हमें किस तरीके से तो यानी कि बैलेंस रखना। जब हम सैलाब की बात करें, टेक्नोलॉजी को यूज, हाँ, सैलाब की बात करें तो वो पास्ट के डेटा होगा कि भाई यहाँ पे हर साल आता है, इस जगह पे सैलाब आता है, तो वो उसकी ऑलरेडी उन्होंने कोई फिगर आउट किया होगा भाई कि इसका इलाज ये हो सकता है, और वो डिफरेंट तरीके से उसको प्रैक्टिकली रोकने की। आपको पाकिस्तान का मैं आपको मिसाल दूं, पाकिस्तान में हर साल सैलाब आता है। अभी पंजाब में, दोनों पंजाब में आए, पानी आए चले जा रहा है, कोई हल है हमारे पास? लोग बेचारे मर रहे हैं, गरीब लोगों का सत्यानाश हो गया। अब जो बेचारा रोज के कमाने वाला है वो तो ये नजरियात लेके नहीं उठेगा ना। ये तो हाकिम आला का काम है, जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काम है कि वो आगे का सोचें। अभी पूरा एक साल पड़ा हुआ है, आपने कुछ इंतजाम किया कि आप लोगों को ट्रांसफर कैसे करेंगे, खाने का इंतजाम कैसे होगा, वहां पर लोग जो बीमार होंगे उनका इलाज कैसे होगा? तो जो तरक्की पसंद जहनियत के लोग या सैलाब की रोकथाम ही क्यों ना करें, या उससे बचे कैसे? बहुत सी चीजों के रोकथाम नहीं कर सकते, मगर उससे बचने के जराए तो ढूंढ सकते हैं। अब ये तो ढूंढ सकते हैं कि इसके बाद जो हमारे यहाँ कहते हैं कि वो जो क्राइसिस होते हैं, उन क्राइसिस को कैसे कॉम्बैट करना है, ये तो कर सकते हैं ना भाई। हाँ, देखो अब यहाँ तुम जिस सब बात को तुम लेके आ गए, उसमें फिर बात ये आ जाती है कि फिर सियासत और पॉलिटिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व होती है कि जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई भी गवर्नेंस है, तो वो सियासत में जब रिजत पसंदी या तरक्की पसंदी की दोनों की सोच अगर आए, तो वहां पे उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए या हो सकता है? भाई सियासत तो लोगों के लिए है। हाँ, जो सियासत या जो सियासी हुक्मरान आवाम के लिए होंगे, जो आम इंसान के लिए काम कर रहे हो, उस इंसान के लिए काम कर रहे होंगे जो हाथ का कारीगर है, जो रोज तनख्वाह कमाता है, रोज का मजदूर है, उसके लिए जो सियासतदान काम करेगा, वो उसकी सोच तरक्की पसंद अगर नहीं होगी तो वो सिर्फ अपनी ताकत को बाहर रखने के लिए काम करेगा, आम लोगों की जिंदगी पे। तो इसका मतलब है कि फिर वो जरा अभी बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी कि अगर कोई सियासतदान मिसाल के तौर पर ऐसा है जो अवाम के लिए काम करना चाह रहा है, तो वो अवाम के लिए ही काम कर रहा है। अगर तो वो अवाम के लिए कहाँ काम कर रहा है? आपके हर साल सैलाब आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो चाह भी रहा है कि अवाम के लिए काम करे और किसी वजह से नहीं कर पा रहा है, हाँ, तो वो भी फिर तरक्की पसंदी में पसंद लोगों में शामिल नहीं हो सकता। उसकी सोच तो है करने की, हाँ, और वो कोशिश भी कर रहा है, हाँ, मगर जो निजाम है, एक तो शख्सियत होती है ना तरक्की पसंदी, एक होते रिजती निजाम। वो निजाम की जो कैद में फंसा हुआ है, अगर वो कोई एक आदमी उठ के करना भी चाहेगा तो उस निजाम से बाहर नहीं आ सकता। अब ये पॉइंट, हाँ, इस पे मैं तुम्हें लाना चाह रहा था कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पूरा सिस्टम रिजत पसंद हो, तो उसके बीच में अगर 2-4 तरक्की पसंद भी हो तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ भाई, हमारे क्या कम काम हो रहा है लोगों की रोशन ख्याली को रोशन करने के लिए? क्या काम नहीं हो रहा? आपके फुनून लतीफा पे ड्रामे लिखे जा रहे हैं, आपके मुख्तलिफ चीजों को ड्रामों में हाईलाइट किया जा रहा है, फिल्मों में हाईलाइट किया जा रहा है, डिस्कशंस हो रहे हैं, यूट्यूब पे लोग बैठे हुए हैं, लड़के बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, सब लोग भरपूर तरीके। क्यों नहीं हो पा रहा? लोगों में शऊर तो आ रहा है,
मगर शऊर आता है उस वक्त तक के लिए जब तक वो प्रोग्राम चल रहा होता है, उसके बाद स्विच ऑफ करके सो जाते हैं। सिंपल सी बात नहीं, है। अब बात तुमने की, निजाम नहीं है हाँ, ना। नहीं एब्सोल्युटली। अब बात ये भी है कि अब जैसे तुमने बात की लड़के बड़ा अच्छा काम कर, ऐसी लड़कियां भी बड़ा अच्छा काम कर रही है, बड़ा लड़के लड़कियां दोनों, मैं कह रहा हूँ यंग जनरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। और उसमें जो है एक दो नाम तो मेरे माइंड में भी है, जैसे एक उज़मा रूमी कितना अच्छा काम कर रही है, मैं उनके कई वीडियो देखे हैं और उसमें ऑब्वियसली जो उनकी रिसर्च है बहुत अच्छी है। आतिफ तौकीर कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, बहुत हर प्रोग्राम में वो लोगों को हाईलाइट करता है, जो सच होता है अपनी तरफ बताने की कोशिश करता है, इसी की वो हाँ। लेकिन अब कहने का मतलब ये है कि ये लोग जितना काम कर रहे हैं, जितना भी काम कर लें इन वे, वो कहीं पहुंच नहीं सकता, क्योंकि जो ओवरऑल मुआशरा है वो रिजत पसंदी का शिकार है। रिजत पसंदी का शिकार है। और जो तहरीकें चल रही हैं पाकिस्तान के हवाले से, जो तहरीकें चल भी रही हैं, वो दबी हुई तहरीकें, पुरानी, वो भी थोड़े से पुराने अंदाज में चल रही हैं। आपको जो पुराना स्टाइल होता था जुलूस का, जलसों का, वो आज भी वहां चल रहा है। वैसे एक बात बताऊं मैं, ये बात तो मैं भी बड़े अरसे से मेरे माइंड में ही है कि, और मैं मानता हूँ इसको, कि जो ये कल्चर है ना कि जिंदाबाद आवेगा भी आवेगा, वो आ जाता है। नहीं, जब तक वो कल्चर नहीं खत्म होगा एक हद तक, या तालीम नहीं है। हाँ, वो तालीम की तो कमी है। अब एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखो, तुमने बात की कि ये जो माशरा है वो रिजत पसंद है, उसके अंदर जो तरक्की पसंद लोग हैं या उनकी जो तरक्की पसंदाना सोच है वो भी उसके अंदर घुट के रह जाती है। हाँ। तो अब उसके पीछे क्या है? किसी तरह का खौफ है, कोई डर है कि भाई कि हम अगर खुल गए तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो ऐसा ना हो, क्या है ये? क्यों, मतलब जानते बूझते भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जानते नहीं। भाई अब एक बात है कि सैलाब आ रहा, सबको पता है सैलाब आ रहा है, लोग मर रहे हैं तो सबको पता है। हम तो सैलाब की एक एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन हाँ, मगर इन जनरल ये बात नहीं, बल्कि और जगहों पे हाँ, एब्सोल्युटली दुनिया के और भी शहर हैं। पंजाब जो है, हिंदुस्तान में जब सैलाब आ रहा है, पंजाब में भी आता है, मिसाल आता है, वहां पर भी कोई इस तरह के इक़दाम। तो कहने का मतलब किसी एक नेशन की बात नहीं हो रही, लेकिन हम डायस्पोरा के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो उसमें सब आ जाते हैं। और ऑब्वियसली जो हमारा कनेक्शन है जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनसे, वो भी अपनी जगह पे है। तो बांग्लादेश में तुम्हें याद नहीं कितना सैलाब आता था? मैं वही कह रहा हूँ अभी कि अब उसके पीछे तुम क्या सोचते हो कि जो ये गवर्नेंस है या जो सियासतदान है या ये जो लोग इन अथॉरिटी हैं, वो रिजत पसंदी की सोच से क्यों नहीं निकलते? उसके पीछे क्या ऐसा डर है, क्या ऐसा खौफ है, या जो तरक्की पसंद लोग जो एक उम्मीद रखते हैं कि आप शायद ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, उससे उनको क्या प्रॉब्लम? या मेरे, देखो मैं तो खुद तालिब इल्म हूं, मैं अपने हिसाब से, मैं तुम्हारी राय पूछ रहा हूं यार। मैं स्कॉलरली थीसिस नहीं मांग रहा। हाँ, मतलब थीसिस मैं दे भी नहीं सकता, बहुत से सीनियर लोग बैठे हैं, सुन रहे होंगे, मगर ये कि मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ यार, की वजह जो मुझे समझ में आती है वो यही है कि तालिबान हमारा तालीमी निज़ाम जो चला आ रहा है, कभी जारी बात है, सदियों से हमारा तालीमी निज़ाम ने हमें सोचने को मना किया हुआ, हमें सवाल करने नहीं देते। तुम्हें याद नहीं स्कूल में कहाँ सवाल करने देते थे? बैठ जाओ, हाँ पता है बहुत इंटेलिजेंट हो, बैठ जाओ। सवाल नहीं करने देते थे हमें, क्योंकि वो जवाब देना नहीं चाहते थे। जवाब होता नहीं था, वो भी तो बेचारे उसी सिस्टम से आए। तो मेरे ख्याल से तालीम पे जोर देना चाहिए, तालीम के जरिए कोई ये एक रात की बात तो नहीं है, ये एक सिस्टम है। मगर हम और तुम भी जो काम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं ना, सवाल उठा रहे हैं, जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात जो हम अभी ऑफ द कैमरा पे डिस्कस कर रहे थे वो ये कि हम सवाल, यानी कि हम वाई, जो हमारी यहाँ बचपन में बच्चा जो होता है उसमें क्यूरियोसिटी होती है, वो वाई पूछता है कि भाई ये क्यों, वो क्यों, है ना, वो वाई हमारा हल्के हल्के यस में तब्दील हो जाता है जब जैसे हम बड़े होते हैं। तो आई थिंक ये कौमों पर भी लागू होता है। बिल्कुल होता है, 100% होता है। तो ये नहीं, तुम्हारी बात को कंटिन्यू करूंगा, वाई का तुमने कहा ना, हम जब पूछते थे हमारे पास जवाब नहीं होता था, हम उसकी तहकीक भी नहीं कर सकते। अब आज का बच्चा हम जब आज होते बच्चे, तो हम शायद बहुत सारे सवाल पूछते भी नहीं और जवाब ढूंढ लेते। आज के बच्चों के पास जवाब तो है, मगर कम्युनिकेशन स्किल कम है, उनके अलग मसाइल है। मेरे ख्याल में एक चीज और भी है, आज के बच्चे को शऊर भी नहीं है कि वो सवाल करना है। क्योंकि जो उसके माँ बाप ने कभी सवाल नहीं किया, या उसने कभी सवाल किया, माँ बाप ने कहा बेटा चुप करके बैठ जाओ, या जाओ गूगल कर लो। तो मगर वही ना, जो तरक्की पसंदी और रिजत पसंदी, ये दो चीजें क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट में आपके सामने, क्लियर लाइन है आपके सामने। हाँ, लेकिन ये बात जो तूने कही है, हैविंग सेड दैट, क्या ऐसा भी नहीं है हमारे माशरे में, स्पेशली डायस्पोरा में, कि ये थोड़ी खलत मलत हो गई दोनों सोचें, ग्रे एरियाज डेवलप साथ साथ तो हमारे वाले भी जो तरक्की पसंद लोग हैं वो कुछ रिवायती होते जा रहे हैं। अभी इस सब्जेक्ट पे बाद में आऊंगा, क्योंकि नहीं, ये सब्जेक्ट हमने डिस्कस करना है, बाद में बताना इसके बारे में, हम इस पे बाद में आएंगे। लेकिन मैं जो अब बात पूछना चाहता हूँ उम्मीद और खौफ के बारे में, कि
रिजत पसंदी को क्या खौफ होता है, क्या डर होता है तरक्की पसंदी की, कह लो कि ओपन माइंडेड या फॉरवर्ड थिंकिंग सोच से, कि वो उसको रिजेक्ट करते थे जानते हुए भी? वही ना, वही बात पहले जो जिक्र कर चुका हूं मैं कि अपनी अपनी सकाफत के खोने का खौफ होता है, ये ना। उसको फिर एक खास किस्म के वादे होते हैं उनके पास दिमाग में, जो बचपन से प्री कंसीव आइडियाज होते हैं, वो आइडियाज से बाहर नहीं निकलना चाहते। हमारे यहाँ बचपन में बच्चे को जिन की कहानी जो सुनाई जाती है, वो जिन का तस्वुर हर बच्चे का एक ही होगा। क्यों? क्योंकि वो उसको मजहब की वैलिडेशन मिली हुई है शायद। हाँ, वैलिडेशन में कहानियां सुनाई है ना, फोक स्टोरीज है ना, सारी स्टोरीज में हमें डाला हुआ है। अब एक ख्वाब, एक खूबसूरत ताजमहल, एक खूबसूरत तमसील से आप बाहर नहीं आना चाहते, और आपकी इसलिए आप उम्मीद भी नहीं रखते, क्योंकि आप ये समझते हैं कि ये दुनिया बेकार दुनिया है, इसमें थोड़ा सा वक्त गुजारो और निकलो बाहर। हाँ, ये जो प्रॉब्लम है ये तो मैं भी मानता हूँ बहुत से लोगों में है, जो ये नहीं, ये रिजत पसंदाना सोच, यानी कि ये आपके मजहब से भी आती है, आपके कल्चर से भी आती है कि भाई ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, ये टेम्पररी है, बाकी जो परमानेंट है वो समवेयर एल्स है ना, वो देखा जाएगा। उसके लिए आप तैयारी करो, इसको छोड़ दें। एनीवे, ये तो गालिब का शेर याद आ गया, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है ना, बहुत अच्छा ख्याल है। और वो ये ख्याल जो है ना, आपकी उम्मीद मार देता है। हाँ देखिए, बात है क्या, हाँ वो यही है ना कि अगर वो उम्मीद, मेरे ख्याल उम्मीद से ज्यादा वो आपकी इंथुजियाज्म को मार देता है। सब चीज ना, आप दुनिया में तरक्की नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है भाई इस तरक्की करने का फायदा नहीं, क्योंकि आप मर जाएंगे। आप मर जाएंगे तो आपको तैयारी वहां की करनी है, आपको हमेशा रहना है। सही बात है, मगर जिस डगर पे आप जा रहे हैं, उस डगर पे जाने का रास्ता तो यहीं से गुजरता है ना भाई। अब दुनिया में आएंगे नहीं तो वहां जाएंगे कैसे? नहीं, अब दुनिया में आ गए हैं तो उस दुनिया को भी देख लो, लेकिन चलो एक बिल्कुल अलग बहस है, हम उसके ऊपर नहीं जाते। हाँ, ये एक अलग डिस्कशन है। और मेरे ख्याल है हम जो हमारी अगली सीरीज शुरू होगी, जिसमें हमने सोचा है कि हम कुछ हिस्ट्री की कहानियां आपको लेके आएंगे, उसमें शायद ये सब्जेक्ट निकलेगा। लेकिन एनीवे, तो चलो अब आते हैं उस बात पर कि जिससे हम दोनों का बराह रास्त ताल्लुक है, वो है अदब और फनून लतीफ़ा। तो अदब और फनून लतीफ़ा पे रिजत पसंदी और तरक्की पसंदी के क्या असरात हैं? थोड़ा बहुत हम इस बात को डिस्कशन कर भी चुके हैं। आई थिंक हमने लास्ट मदर हम लोग ने जिक्र तो छेड़ा था। अब उसमें यह था कि अदब के हवाले से हमने पूछ ही लिया था, मुझे वो आए हुए थे जब मजहर अब्बास साहब, उनसे हमारा जब डिस्कशन हुआ था इस सिलसिले में बातचीत हुई थी। मगर अब अदब के हवाले से तो सबको पता ही है, वो अदब जो इंसानी जिंदगी के बारे में कोई बात ही ना करे, वो आपको जुल्फों का, समंदर की गहराई, खूबसूरती पसंद है, अच्छी बात है। देखो, मजाक की बात अपनी जगह, लेकिन बात ये है, मैं पूछना चाहता हूँ और इररिलेवेंट चीजें आपको उलझा देना। मैं देखो क्या होता है कि एक जमाने में जब सारे आपको ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती, उस जमाने में जो स्टोरीज थी यही एक जरिया था नॉलेज को आगे पास ऑन करने। आज अगर हम उसी पैटर्न में फंसे रहेंगे फनून लतीफ़ा या अदब में, तो फिर वो रिजत। तो हमारे तो वही कहानियां थी ना। हाँ। राजा इंदर की कहानी हमारे थी भाई, हमारे तो भाषाओं की कहानियां सारी बयान की गई। देखो बात तो वो अदब है ना आपका। हाँ, लेकिन हम उस अदब, उन्हीं बादशाह सलामत को आप कह रहे हैं, क्या बात थी? आपने कभी ये तो नहीं दिखाया कि जिन मजदूरों ने वो महल बनाए उनकी जिंदगी कैसे गुजरती थी, वो दिन में क्या खाते थे। आप आज बैठ के जो ना उनके किचन, उनके जो मतबख खाने हैं वो दिखा रहे हैं कि भाई ये ऐसे पकाया करते थे, ऐसे रहा करते थे। कभी आपने ये सोचा कि उस जमाने में कितने लोग मरे ये ताजमहल बनाने में? कितने? उसमें तो आपने ये नहीं देखा कि मुसलमान बना रहा है कि हिंदू बना रहा है, जिसने भी बनाया वो बेचारा गया तो नहीं एग्जैक्टली। तो अच्छा, बात जिस जहां पे मैं तुम्हें खींच के लाना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि अदब में और फनून लतीफ़ा म्यूजिक वगैरह जो भी है, उसमें अगर हमारे ब्रिटिश डायस्पोरा को तरक्की पसंदी का इजहार करना है तो उसका क्या रास्ता? उसका रास्ता ये है कि आप है, अब जैसे हमारी है उरूज आसिफ, उन्होंने लिखी है नज्म। अच्छा, वो नज्म लिखिए उन लोगों के बारे में कि जो किश्तियों पे आते हैं। अच्छा, उस पे लिखिए कि वो उनके जो नजरिए से लिखी है उसने, तो ये नज्म तरक्की पसंदी है ना भाई। तो आज की जनरेशन को इंग्लिश ड्रामे आप लिखें, इंग्लिश कैरेक्टर्स को डेवलप करें,
इंग्लिश आप वैसे मैं एक फिल्म नज़्में लिखे और तुम लिख ही रहे हो फिल्में, मतलब कि यार हम क्यों नहीं करें इस पे? नहीं देखो बात ये है कि क्योंकि अब और हमने ऐसे ऐसे शायर पढ़े हुए हैं, किन किन को पढ़ा है हमने गालिब को पढ़ा है, गालिब से बड़ा तरक्की पसंद कोई नहीं था। हमने फैज को पढ़ा, फैज साहब ने फिल्म भी लिखी थी, अगर सबको याद हो। उनकी जो नज़्में हैं, क्या कहने उसके, वो आपके सामने खुली किताब है, हाँ, लेकिन वो तो पुरानी बात हो गई ना। नहीं इवन आज आप देख, तो मंटो की भी पुरानी बात हो गई। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, उसने चेहरा तो दिखाया नहीं। देखो बात मैं वहीं पे, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो यही है। इनफैक्ट इस सब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करना चाहता, लेकिन चलो बात तक पहुंच गई तो बात को खोल लेते हैं। वो ये कि अब ये जो बात है कि भाई गालिब, फैज, मंटो, इवन इब्ने सफी मैं मानता हूँ, है ना, किस्मत हो गई। हाँ, तो ये अगर हम आज इनको ही लेके बैठे हैं, और ठीक है मैं ये नहीं कह रहा कि इनको छोड़ दें, मैं खुद नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर हम इनके बनाए हुए रास्ते को आज फर्दर डेवलप ना करें, जो सड़क इन्होंने बिछाई थी उस सड़क को आज हम पुख्ता और मजीद या उसके जो उसको आगे ना बढ़ाएं, तो फिर हम अपने आप को तरक्की पसंद कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो मैं सवाल करना चाहता हूँ, मेरे जहन में सवाल बहुत दिनों से गूंज रहा है, उठ रहा है कि क्या आज के जो सो कॉल्ड तरक्की पसंद लोग हैं या अपने आप को क्लेम करते हैं तरक्की पसंद लोग हैं, क्या वाकई तरक्की पसंद है या वो उनकी तरक्की पसंदी भी रिजत का शिकार हो चुकी? अच्छा, अब इस बारे में बताओ आज के लिहाज से। पहले तो इसका जवाब दे। आज हमारे डॉक्टर नूर ज़हीर है, वो लिख रही हैं। बदकिस्मती ये है कि जो आज से 50-60 साल पहले हालत थी वो भी आज भी है, इसलिए आज भी वही तकरीबन इंसानियत के ऊपर वही अदब आज भी लिखा जा रहा है। अब जैसे मैंने बताया कि इंसानियत पे जुल्म जो हो रहा है, जो किश्तियों पे आते हैं बेचारे लोग, कोई वजह से आते हैं ना, अपना घर छोड़ के सब आते हैं अपनी जिंदगी को डाल के उसमें, तो वो उसी पे उरूज ने लिखी है ना। ड्रामे लिख रही हैं नूर ज़हीर, आज भी लिख रही हैं। अब अगली जनरेशन सारी बात है, उन्होंने इंग्लिश में भी लिखे हैं नॉवेल, और कुछ लोग काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर मसला ये है कि आज के जो मसाइल हैं, अगर आज का तरक्की पसंद उनसे सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो कौन लिखेगा? देखो यही तो बात है ना कि अब मेरा एक जो सवाल है वो कि अगर आज के तरक्की पसंद लोग हैं वो जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे, वो LGBTQ के राइट्स की बात नहीं कर रहे, उनकी प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहे, वो एज जो हमारे यहाँ की सिचुएशन है माइग्रेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे, अपने अदब में, अपनी नज़्मों में, अपने गीतों में क्यों नहीं कर रहे? फिल्म में नहीं, मेरा सवाल है कि अगर वो नहीं कर रहे तो वो कैसे दावा कर सकते हैं तरक्की पसंद देगा? नहीं, जो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे, जो कि होना चाहिए। नहीं, मैं जो कर रहा हूं उनकी बात नहीं कर रहा भाई। देख अभी कम लोग कर रहे हैं। अब बात ये ना कि मैं भी एक फिल्म रख रहा हूँ जो कि मतलब 2-4 लोगों से कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ नहीं होता, कोई प्रॉपर तहरीक नहीं है। हाँ, 100 लोग ये काम कर रहे हैं। मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ यूसुफ के कई लोग जिनको मैं एक्चुअली तुम्हारे इस कई बात तवज्जो से भी मिला हूं, और उनको मैं ये देख रहा हूं कि वो बात कर रहे हैं तरक्की पसंदी की, लेकिन सोच में वही जमूद का शिकार है। क्योंकि वो उस तरक्की पसंदी में फंसे हैं जो सजाद के जमाने की तरक्की पसंदी थी। तो ये क्या मसला है? ये मसला ये है भाई, सिंक्रोनाइजेशन नहीं। और क्यों नहीं है, मैं तरक्की पसंद लोगों से पूछूंगा, आप लोग तहरीक क्यों नहीं चला रहे? तरक्की पसंद लोग, आजकल के लोग जो है हमारी नई जनरेशन से उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। हाँ, ये इसलिए नहीं हो पा रहा है कि वो किसी और टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, वो किसी और टेक्नोलॉजी में बैठे हुए हैं। हाँ, समझ रहे हैं? हमारे लोग, मैं हमेशा ही कहता हूँ, सब कहते हैं तुम क्यों बोलते हो, मैं इसलिए बोलता हूँ भाई, आप जब तक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं होंगे अपना पैगाम नहीं पहुंचा सकते। जराए बदल गए हैं, तरीके बदल गए। मेरे हिसाब से इसमें एक चीज और भी है, टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन एक चीज और भी है, वो है आपकी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन का। देखो अब हम और तुम जो उर्दू बोलते हैं वो हम तुम्हारी बेटी नहीं बोलती वो उर्दू। हाँ, सही बात है, सही बात है। मैं जो पंजाबी बोलता हूँ वो आजकल के यंग जनरेशन के बच्चे वो नहीं बोलते पंजाबी, चीजें चेंज होती हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर मैं उस उर्दू में लिखूं या उस पंजाबी में लिखूं जो मेरी जनरेशन की पंजाबी या उर्दू है, तो वो उस नई जनरेशन तक कैसे पहुंचेगी, और ये अगर पहुंच भी जाएगी तो वो कैसे उसका असर करेंगे? और ये मेरा सवाल है कि क्या इज देयर एनी पॉसिबिलिटी हमारी जनरेशन को ऐसी लेगेसी कायम करने की, जो हमारी यंगर जनरेशन, हम उनके साथ कनेक्ट हो सके? कनेक्ट तब होंगे ना, तब आप उन यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर जाएंगे,
उन यूनिवर्सिटी में जाके ये तो पढ़ाएंगे। बहुत मुश्किल है, ये अब मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन एक्सेप्ट नहीं, करेगा? हमें तो नहीं, मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा। वो इसलिए ना कि हम वो जबान हमारे पास नहीं देखो हमारे पास हमें जो समझ में आ रहा है ना, हम वो यूज कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि हम बैठे हुए प्रोग्राम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कुछ ऑर्गेनाइज करें प्रोग्राम, टॉक शोज करें, ये करें हम अपने लिहाज से जो हमें समझ में आ रहा है। मगर अफसोस ये होता है कि हमारे जो तरक्की पसंद है उनके पास बहुत सारे बेसिक प्रोग्राम्स की भी कमी है। हाँ, ये भी बहुत कमी है यार, कम्युनिकेशन एरर है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी जनरेशन को ही नहीं कैप्चर कर पा रहे, तो अगली जनरेशन को तो भूल जाओ। पहले हम तो इस काबिल हो जाए कि उससे बात कर सकें। आप आज के किसी बच्चे के सामने खड़े होकर उससे आर्गुमेंट नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपकी आर्गुमेंटल ट्रेनिंग हुई नहीं है। सही बात है, सही बात। आप उनसे कोई एनालिसिस कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो दुनिया की जिस स्पीड में और कमाल की बात यह है कि अगर आप उनसे कुछ कहे भी ना, तो 1 मिनट में जाके गूगल करके आप कहेंगे देखो जी आप गलत कह रहे थे। हाँ, मतलब कि उनको तो गूगल वाले सलाम है उनके पास, हमारे पास तो वो भी नहीं था। और प्लस इसलिए और हमसे भी पहले की एक जनरेशन जो एक्टिव है, जिन्होंने कुर्बानियां दी है, काम किया है, मगर वो बेचारे टाइम क्लॉक में फंस गए। हाँ, ऑब्वियसली उनको आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं, मगर ब्लेम थोड़ा करना होगा, क्योंकि जब सज्जाद ज़हीर साहब ने काम शुरू किया था तो वो अपने वक्त से आगे थे। और वो आगे सोच रहे थे, वो 10, 20, 50 साल बाद का सोच रहे थे। हमारे वाले तरक्की पसंद जो है ना, वो आज का भी नहीं सोच रहे। मुझे तो अफसोस बात की, क्यों नहीं सोच रहे भाई आप लोग, ये बताइए। तो अब सवाल फिर देखिए, अब प्रोग्राम का जो इस सीरीज का वाइंड अप है उसमें सवालात ही उठ रहे हैं, अब तो सवाल ही उठेंगे। तो अब सवाल ये है कि फिर इल्म, अकल, साइंस, इख्तरात, इजादात, हमारा उसमें फिर कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि है तो नहीं। तो कैसे होगा? अभी गुरूर नहीं किया हमने, हमारा है ही नहीं। हमारा सिर्फ फिलोसॉफिकल थोड़ा बहुत है जो तरक्की पसंद लोग हैं उनका। कैसे होगा? कैसे होगा कि हमारे तरक्की पसंद लोग एक तहरीक ऐसी बनाएं, वो तहरीक ऐसी हो कि जो खिरद अफरोजी करे, लोगों का इंटेलेक्ट को ट्रेन करे, और आम पब्लिक के सामने आज की जो कम्युनिकेशन है उसको इस्तेमाल करे, उसको सीखे। लोगों को लेटर लिखना नहीं आते हैं कंप्यूटर पे, आप बात कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे? लोगों को वीडियो बनाना नहीं आता। आज के दौर में आप मैसेज कैसे भेजेंगे भाई 2 लोगों तक? आप लिखते रहे घर में बैठ के, आप दरवाजे की दूसरी तरफ खड़े होकर सारा दिन खटखटाते रहे, वो सारा दिन खड़े रहे और खटखटाए नहीं, मैं कैसे खोलूंगा? नहीं, अगर खटखटाते भी रहे तो बात तो ये है ना कि आपका जो खटखटाना है वो भी तो उस लेवल का होना चाहिए, उस बंदे तक आवाज तो पहुंचे। मतलब हम लोग इतने बुरे हो चुके हैं कि हम वही रिजत पसंद अच्छा, रिजत पसंद वो जो तस्वीर भी खिंचाना पसंद नहीं करते थे, वो कैमरे में बैठे हुए हमारे जो तरक्की पसंद आ ही नहीं रहे। 2, 4, 5 लोगों को छोड़ दे, वो तो है गिने चुने, जैसे आपने जिक्र किया, वो तो हमारे उंगलियों में गिन ले। मगर जो असली लोग बैठे हुए हैं, जो इस पे काम कर चुके हैं, वो जिनकी पूरी एक नॉलेज है, उस नॉलेज को वो पहुंचा नहीं पा रहे। आज वो पुराना मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग नहीं पढ़ रहे उसको लेकर। इसमें एक चीज और भी है, मेरे ख्याल है यूसुफ के, जो एक तो वो लोग हैं जो रियली काम कर रहे हैं, और चाहे उनका काम पहुंच नहीं रहा है कहीं फिर भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वो भी हैं जो तरक्की पसंदी का लिबादा ओढ़कर फ्रंट लाइन में खड़े हैं। हाँ, है नहीं मगर लिबादा ओढ़कर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ फ्रंट लाइन में खड़े हैं, लेकिन वो अंदर से रिजत पसंद ही है, और उनका काम जो है वो रिजत पसंदी की रिफ्लेक्शन है। और उनकी वजह से भी, क्योंकि सामने का तो लाइन उन्होंने सामने लग रहा है कि वो आदमी तरक्की पसंद है, मगर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना रिजत पसंद पैगाम तरक्की पसंदी के जरिए लिबास ओढ़ के पहुंचा रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आई थिंक मेरे ख्याल से रिकॉग्नाइज करनी चाहिए हम लोगों को, और इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, कुछ समझना चाहिए। बिल्कुल, खवातीन के मसाइल हैं, हमारे कोई उठाते नहीं है, बस बहुत कम लोग हैं। नहीं, देखो खवातीन के मसाइल उठाने वाले लोग हैं, लेकिन कम है हमारे। लेकिन प्रॉब्लम उसकी पता क्या है? वो ये है कि उनकी बात उठने से पहले ही दबा दी जाती है। हाँ, दबाई जाती है शुरू से। ये रिजत पसंद का तो ये वतीरा रहा है कि वो औरतों की मर्दों की आवाज नहीं उठने देते। और एक चीज और भी है जो माजरत खवातीन के साथ मैंने ये नोट किया, वो ये भी है कि कई बार मैंने ये देखा है कि खवातीन जब खवातीन की बात करती हैं तो वो उस लेंस में खुद हर इतना ज्यादा कह लो कि मुनहमिक हो जाते हैं कि वो उनको और आसपास से खवातीन भाई सोच रहा हमारे यहाँ तंजो मिजा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, तंजो मिजा हमारे यहाँ। मैं इसी बात पर यूसुफी हैं हमारे, इसी बात पर दुनिया के लोग हैं लिखने वाले। हाँ, नहीं, मैं जो बात कह रहा था मैं उसको मोड़कर इसी रुख पे लेके आना चाह रहा था कि ज़ाहिर
अदब से और फनून से हम दोनों का ताल्लुक है, और मैं ये नोट करता हूँ, तुमने भी नोट किया, तुमने एक्चुअली मेंशन भी किया था मुझसे एक बार कि भाई ऐसा क्या है कि हमारे डायस्पोरा को छोड़ दो, हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी कोई खातून मिज़ाह निगार क्यों नहीं है? शायरा नहीं है कोई मिज़ाह निगार? हाँ चलो, चाहे नसर में है चाहे नसर में, आप ढूंढ लें, हाँ एक दो हो शायद कोई स्टैंड अप कॉमेडियन, तो थैंक गॉड कि हमारे ब्रिटिश डायस्पोरा में शादिया मिर्जा टाइप की हैं, हाँ। लेकिन व्हाई नॉट राइटर्स? और ये नहीं है right? हाँ, मैंने ये सबसे पूछा, तो ये बात जो मैं खवातीन की बात कर रहे थे, तो मैं ये इसलिए मैंने शुरू की कि ये मेरा एक क्वेश्चन भी है और एक रिक्वेस्ट भी है खवातीन से, भाई आप लोग लिख रहे हैं तो प्लीज गेट इनटू दैट। सही, आप लोग सीरियस टॉपिक लिख रहे हैं, तो आप जब मर्दों ने लिखा है, उन्होंने खवातीन को मतलब एक मिज़ाह लिखा है, मिज़ाह में खवातीन को इस्तेमाल भी किया है बीवी के तौर पे, हाँ, के तौर पे, और लेकिन मिज़ाह बनाया, हम भी नहीं बनाती खवातीन। अपना जो आइडियोलॉजी है, अपनी जो सोच है या अपने जो मसाइल हैं, उनको मिज़ाह के जरिए एक दूसरों तक पहुंचाना बहुत इफेक्टिव है। हैरान हूं मैं, मैंने पूरी हिस्ट्री देख ली, वो रेख्ता की पूरी वेबसाइट देख ली मैंने, कहीं तो कोई खातून मिल जाए मुझे, शायद हो कुछ, कोई हो तो आप लोग बताइए, प्लीज जरूर बताएं। हाँ प्लीज जरूर, ऐसा आई वुड लव टू। अदब नहीं लिखा जा रहा, और मिज़ाह के अंदर जो बात कर सकते हैं, जो तंज में बात कर सकते हैं, उसकी बात ही कुछ और होती है। और फिर हम मर्द जब करते हैं तो फिर आप लोग शिकायत करते हैं, भाई ये औरतों को ये मिज़ाह में यूज कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए लिखिए। तमाम खवातीन से मेरी गुजारिश है, मर्दों के अकल पे पर्दा जो है उसको खोलिए। अकल में पड़े पर्दा खोलिए, जो कि खुलेगा नहीं कभी भी। तो ये अब जैसे अक्सर होता है, पर्दा ना उठाओ। तो हम लोग बैठे होते हैं, दोस्त वगैरह बात कर रहे होते हैं, तो मैं ये कहता हूँ भाई मर्दों भी लिखना चाहिए, हमारे तो बहुत सारे मसाइल हैं, सामने बड़ी हुई चीज नहीं दिखती हमें, तो औरतें लिखे ना इसके ऊपर, क्यों नहीं लिखते? हाँ बिल्कुल, स्पेशली चलो एनीवे, तो बात यह है कि आई थिंक जो कंक्लूजन मैं समझता हूँ कि इस बात का हमने जो यहाँ पे कायम किया है, कंक्लूजन नहीं कहना चाहिए शायद, एक हमारी एक ओपन क्वेश्चन, हमारी एक हाइपोथेसिस है, थ्योरी भी नहीं है, हाइपोथेसिस है कि तरक्की पसंदी और रिजत पसंदी दोनों के दरमियान जो एक सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि रिजत पसंदी जो है आपको माजी में और वहमों में फंसा के रखती है, और जो तरक्की पसंदी है वो आपको फ्यूचर के रास्ते पर डालकर आगे की सोच के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, ताकि आपकी इस जनरेशन का ही नहीं बल्कि आने वाली अगली जनरेशन का भी भला हो सके। बिल्कुल, और आज प्रोग्राम का इख्तिताम मैं करूंगा ये कहकर कि आप लोग जितने तरक्की पसंद दोस्त हैं हमारे, वो कम से कम अपने आप से सवाल कीजिए, ये सोचिए कि आप उन साइंसी मामलात में क्यों आगे नहीं हैं इस वक्त, आप अगली जनरेशन के साथ क्यों लाइंड अप नहीं है, आप इस तरह से अपने पैगाम को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ज़ाती मफाद और ज़ाती प्रेफरेंस को हटा के नज़रियात की बात कीजिए, एक दूसरे के साथ मुंसलिक होइए, एक दूसरे से जुड़िए, कट कट के दूसरे डब्बे बना के बैठने का कोई फायदा नहीं, आपस में एक दूसरे से जुड़िए और इस नज़रिए को आगे बढ़ाइए, ताकि अच्छी जनरेशन आज से 20-30 साल बाद कोई हम नई बात कर रहे हैं, जैसे सज्जाद ज़हीर साहब ने की थी, तो उन्होंने एक नई चीज़ की बुनियाद रखी थी जिसमें उन्होंने कई साल 20-30-40-50 साल आगे का सोचा था। यही मेरा आप लोगों से गुजारिश है। नए प्रोग्राम के साथ हम शायद दोबारा हाजिर होंगे बिल्कुल, और बहुत जल्द, और उसमें एक नई चीज़ आप देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली हमारा तो इथॉस ही प्रोग्रेसिव थिंकिंग से लिंक है, तो हम उस नए सीरीज में भी आपसे जो भी बात करेंगे, जो भी आपको हम कहानियां सुनाएंगे, जो भी हम आपको एक माजी के, अगर देखें हम अब बात कर रहे थे रिजत पसंद लोग माजी से जुड़े होते हैं, लेकिन माजी को भुलाना भी गलत है, बिल्कुल गलत है। जो कहते हैं ना, जो कौमें अपनी हिस्ट्री को भूल जाती हैं वो अपनी हिस्ट्री की जो मिस्टेक्स होती हैं उनको रिपीट करती हैं। इसलिए हम आपको कुछ माजी के किरदारों से मुतारिफ कराएंगे, जिनमें से कुछ को आप जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी जिनके बारे में आपको कोई इल्म नहीं होगा, और जब आप उनके बारे में जानेंगे तो आप कहेंगे वाह ये लोग भी थे। और मेरे ख्याल है शायद उनकी स्टोरी सुन के आपको कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी जिस तरह हमें मिलती है। तो ये अगला प्रोग्राम हम लेके आएंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए मेरे ख्याल यूसुफ हम इजाज़त लेते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, दोबारा मुलाकात होती है। रब रख।